आंसर की सीरीज में 12th क्लास के लिए आज है पोएम की। फर्स्ट पोएम है माय मदर 866। इस पोएम के इसको ऐसे पोम पढ़ते हैं, पोएम नहीं। इस पोएम के ऑथर जो है वो कमला दास हैं और इसके की पॉइंट से वहीं से पोएम आपको डिस्क्राइब हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। सबसे पहला है एजिंग। ये मतलब उम्र के बारे में पोएम है, जहाँ पे पोएट जो है वो एक परेशान है इस बात को लेकर कि उसके मदर की उम्र जो 66 से ज़्यादा हो गई है, 66 हो गई है। इस बात को लेकर वो इस बात में चिंतित हैं कि उनकी मदर अब ज़्यादा समय तक उनके साथ नहीं रहेगी। अफेक्शन है, लव है, आपस में दोनों के बीच में प्यार है, स्नेह है, प्रेम है, फियर ऑफ लॉसिंग, उसके मदर को खोने का डर है। सीन है एक एयरपोर्ट का, जहाँ पे वो अपनी मदर को छोड़ने आई है कमला दास, और वो उनसे सी यू सून अम्मा बोलती है, जो आप देख सकते हैं पोएम की लास्ट लाइन भी। लेकिन अब समय नहीं है, अब समय है स्ट्राइक मारने का। और ये LTP है, यानी लास्ट टाइम प्रिपरेशन। LTP, ये सीरीज़ LTP की है, जिसमें आपको बोले लास्ट टाइम प्रिपरेशन, इसके लिए है ये सीरीज़। तो ये यहीं से पोएम एज के ऊपर है, एज ज़्यादा हो गई तो चिंता करती, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे इसके। एफेक्शन ऑफ लव है और फियर ऑफ लॉसिंग है। इस कविता में कवि अपनी माँ के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव वर्णन करती है। एक बार कवि माताजी उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़ने, जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, जिन्हें कोचीन वापस लौटना था, अपने रास्ते में कहा कि उसके बाद बेटी माँ को देखा उसने और माँ का चेहरा बहुत ही बेरंग और झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। तो यहाँ पे एक आंसर बनेगा कि लेट विंटर मून किससे क्यों कंपेयर किया है पोएट ने अपनी माँ का चेहरा। तो लेट विंटर मून जो होता है वो धुंधला दिखाई देता है, आपने देखा, मुरझाया हुआ दिखाई देता है। लेट विंटर मून का मतलब होता है ठंड का, मतलब देर रात का चंद्रमा जो होता है वो उससे धुंध के कारण धुंधला देखो, उससे कंपेयर किया है। तो अपने माँ को खोने का डर महसूस करती है, उदास हो जाती है। और बस यही पार्ट पूरा यही है कि वो अपने पूरे जीवन में कितनी खुश रही है। जब वे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो कवि ने एक बार माँ को और देखा, उसकी माँ सर्दियों के मौसम के चांद की तरह कमजोर दिखाई देती, जो लगता था अपनी सारी ताकत खो चुकी है। मेन आंसर बनेगा ऐसे ही। कवि ने अपनी माँ को खोने का दर्द और डर को महसूस किया, उसने अपने बचपन की याद आ गई जब उसे अपनी माँ को खोने का डर लगता था, फिर भी वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। उससे मुस्कुराते हुए जल्द ही मिलते हैं, सी यू सून अम्मा कहा, और ये कहानी खत्म हो जाती है। दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट। पेब्लो नेरुडा इसके ऑथर हैं, पोएट हैं। की पॉइंट्स है इसके क्वाइटनेस मतलब शांत रहना, कितना ज़्यादा ताकतवर हो बना सकता है आपको वो। और सेल्फ एनालिसिस मतलब स्वयं की समीक्षा करना। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करना। और ट्रू विद इन सेल्फ, स्वयं के साथ सत्य रहना, निष्ठावान रहना। इस कविता में कवि जो है वो शांति और एकता का पाने के लिए मौन और आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। आत्मनिरीक्षण मतलब सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ चेकिंग, ठीक है, सेल्फ। शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हमें रुकने और चिंतन करने के लिए समय निकालना चाहिए। कवि वातावरण और जानवरों के को क्षति न पहुंचाने और भाईचारे को बढ़ावा देने की बात करते हैं। केवल अपने कामों में लगे लोग इस जीवन की रेस में भागते भागते कुछ इस समय तक शांत रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। लगातार जो अपन लोग बिजी रहते हैं, आप अभी इस वक्त 1 मिनट, एक क्षण रुके, अगर अपने जीवन में शांत रहकर सोचेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आप शांत रहकर सोचेंगे तो, अगर आप हड़बड़ाहट में सोचेंगे, आप घबराते हुए सोचेंगे तब नहीं। अगर आप शांत रहकर सोचेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। दिमाग को शांत रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है। चुप रहकर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप चुप रहकर कर सकते हैं वो है सीखने की। जब तक आप सामने वाले की बात को पूरी सुनेंगे ना, तो ये आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जीवन में क्या हो रहा है। जीवन की वास्तविकता को समझने का आनंद ही यही है। सीख वही सा व्यक्ति सकता है जो शांत रहकर पहले बात को सुनता है, फिर उसके सही या गलत होने के लिए अपने ओपिनियन देता है। हालांकि कवि द्वारा कठिन शांत होने का अर्थ निष्क्रियता से नहीं है। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन का उद्देश्य केवल अस्थायी वस्तुओं के पीछे भागना नहीं है। अस्थायी वस्तुएं यही कार, मोबाइल फोन, गेम्स, यही अफेयर्स, लोग वगैरह, इनके सम्मोह, ये सब अस्थायी हैं। सब एक न एक दिन मरेंगे। गीता में साफ साफ कहा है, जायन्ते च मरियन्ते, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इन टेम्परेरी चीज़ों के पीछे के भागने के बजाय है स्वयं को ऐसा बनाओ कि खुद का निरीक्षण हो सके। स्वयं की खोज सबसे ज़रूरी है। इंसान को सबसे पहले अगर किसी से जीतना होता है तो स्वयं से, और सबसे कठिन काम है स्वयं से जीतना। जैसे प्रकृति की सभी रचनाएं ऋतुओं के परिवर्तन के पुनर्जन्म लेती हैं, वैसे ही चुप रहता मानव आत्मा के लिए पुनर्जन्म होता है। या आंसर बनेगा यहाँ से कि आत्मा का पुनर्जन्म कब होता है, तो व्यक्ति के शांत रहने पर। यह हमारे जीवन को एक नया अर्थ देगा। थर्ड वाली पोयम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ वस्तुएं। जॉन कीट्स इसके अथर हैं। ये बात याद रहे, एक्सट्रैक्ट में बार बार आएंगे इसलिए बता रहा हूँ मैं।
एक्सट्रैक्ट में पूछा जाएगा कि पोएट कौन है। पीस और हैप्पीनेस, शांति और खुशियों की बात हो गई। इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत कहानी है। विक्ट्री ओवर द हार्डशिप, कठिन चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त किस प्रकार से की जा सकती है। विक्ट्री ओवर सोरो, हमारे दुख के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कभी कहते हैं कि थिंक ऑफ ब्यूटी ऑफ जॉय इज फॉर एवर, यानी हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी वस्तु निरंतर व्यक्ति को खुशी, संतोष और प्रेरणा प्रदान करे, जैसे प्रकृति की कोई चीज़, अपने भरोसे, गुरु की शिक्षा, कोई पुरानी याद जो आपको निरंतर सकारात्मक आत्मविश्वास और शांति का एहसास कराएं। कभी कहते हैं कि उस थिंक ऑफ ब्यूटी की वजह से हमारा मन ऊंचा उठता है और हमारी आत्मा, मन और शरीर रहता है। जीवन की कई कठिनाइयों और दुखों को लड़ने का साहस मिलता है इन अच्छी चीज़ों से, जो हमारा भरोसा बढ़ाती है। वो चाहे गुरु की शिक्षा भी हो सकती है या पुरानी याद भी हो सकती है। ऐसा कहना है। अच्छाई में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है हमें। अच्छाई में मतलब अच्छे कामों में हमें विश्वास रखा, हम ये करेंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा बुरे कामों में तरफ नहीं बढ़ने देते। वो नकारात्मक से दूर करती है, हमें जीवित रहने में मदद करती है, हमारी दुनिया की जीवन बनाती है। कभी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि ब्यूटी हमें जीवन के प्रति आशावादी बनाती है और नकारात्मक डिप्रेशन और कठिनाई पर विजय प्राप्त करने का साहस देती है। ब्यूटी, इनर ब्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे। इनर ब्यूटी मतलब आत्म सुंदरता, स्वयं की सुंदरता, निरीक्षण सुंदरता। इसमें यहाँ पे लड़कियों के वो मेकअप बनाने और उसकी ब्यूटी की बात नहीं हो रही है जो टेम्परेरी है। एक पानी की बाल्टी मारते हुए मेकअप सारा धुल के नीचे गिर जाएगा, उस ब्यूटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वो तो शो ऑफ है और वो कुछ समय के लिए रहेगा आपके पास, इसलिए शो ऑफ करना बंद करें, इनर ब्यूटी को इंक्रीज करें। अगला रोड साइड स्टैंड, ये थोड़ा आइडियोलॉजी मतलब आइडियल चैप्टर है, मतलब मेरे सबसे आइडियल पोम है ये, इसको पोम पढ़ेंगे। अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही अच्छा ऑथर रह चुका है, कम है, ये पोएट है। रूरल एंड अर्बन डिफरेंस, रूरल एंड अर्बन डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन अबाउट द रूरल एंड अर्बन डिफरेंस, यानी कि ग्रामीण और शहरी चेंजेस, मतलब डिफरेंस को बताया इसमें। विलेज ट्रेडर्स, विलेज ट्रेडर्स मतलब होता है विलेज यानी गांव के वो व्यवसाय करने वाले। इनइक्वालिटी, असमानता। लिवहुड, जीने के साधन या जीने की आवश्यकताएं, यही इस पोएम का है। यह कविता उन गरीब लोगों के बारे में, कवि उनके बारे में मेहनत बात करता है जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं होती है। यानी कि अपने गाँव के किसान ही समझ लीजिए आप, बहुत मेहनत करते हैं, किसान बहुत मेहनत करता है। कवि ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच आर्थिक असमानता का प्रकाश डालते हैं। आर्थिक असमानता मतलब दोनों में संपन्नता, पैसे को लेकर कितनी असमानता है। वे इस कविता के जरिए ग्रामीण लोगों के दुख दशा और संकट, आर्थिक संघर्ष और आकांक्षाओं पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और सहारे की मांग करते हैं। वह शहरवासियों की सहानुभूति की कमी की आलोचना करता है। कवि कहते हैं कि सड़क के किनारे स्टैंड पर, यहाँ से आंसर बनेगा, याद रहे। कवि कहते हैं कि सड़क के किनारे स्टैंड पर साधारण चीज़ें बिकती है, जैसे खेतों में उगाई गई चीज़ें। सड़क के किनारे स्टैंड लगाने वाले लोग शहर में धन कमाने की उम्मीद रखते हैं ताकि अपना आजीविका चला सके। मतलब ये पार्ट इस बारे में, एक रोड साइड स्टैंड जो रोड पे छोटे मोटे ठेले लगते हैं ना, फेरी वाले वगैरह, ये सब जहाँ पानी पता से लपेटते रहते हैं सब, वही उन लोगों के आजीविका के बारे में बात हो रही है कि ये वो लोग ऐसी उम्मीद लगा के ठेला वहाँ लगाते हैं रोड साइड पे कि यहाँ पे कोई शहर का व्यक्ति या कोई पैसे वाला व्यक्ति आएगा, रुकेगा और मुझसे कुछ खरीदेगा। ये मेन आंसर भी, इसके 2-3 आंसर इसी बात पे बनेंगे। उन्हें उम्मीद होती है ग्राहक वहीं रुकेंगे और चीज़ें खरीदेंगे। हालांकि गुजरने वाले वाहन मुश्किल से रुकते हैं, मतलब कोई कोई रुकता है, सब नहीं रुकते हैं। और जब वे रुकते हैं तो अक्सर कुछ खरीदने के बजाय शिकायत करने, रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं। एग्जैक्टली ट्रूथ बात कही है इस पोएट ने, कि अगर कुछ लोग रुकते भी हैं तो इस बात के लिए रुकते हैं कि यार रास्ता पूछ लेंगे या कोई शिकायत करेंगे उनसे। परंतु ग्रामीण के प्रति शहर के लोग हीन भावना रखते हैं। शहरी लोग जो है ग्रामीणों के प्रति हीन भावना रखते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पोएट कह रहा है। अधिकारी उन्हें लालची समझते हैं और झूठे वादे करते हैं, उन्हें दुखी होने के साथ असहाय महसूस करवाते हैं। कभी उनकी स्थिति पर सहानुभूति जताते हैं और सहायता की मांग करते हैं। अगला और आखिरी पोएम है आपका आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर का टाइगर, बाय एड्रिन रिच का है। ये पार्ट है, पोएम है। बॉन्डेज, आपस में जो जुड़ाव है उसकी बात हो रही है। पितृसत्ता की बात हो रही है। पितृसत्ता वही जो पुरुषों को, पुरुष प्रधान समाज है भारत का। पुरुष प्रधान मतलब ये होता है कि पुरुष महिलाओं को अपने आधिपत्य में रखते हैं, उसके ऊपर ही पार्ट है। उसी के दुख की पीड़ा सुनाई आंट जेनिफर। कंट्रोल्ड, नियंत्रण के बारे में, जो नियंत्रण करते हैं उसके बारे में पार्ट है ये। आंट जेनिफर खुद, आंट जेनिफर एक आकृति की कढ़ाई कर रही है, मतलब एक आकृति बना रही है वो ऊन वगैरह कैसे, जिसमें वो एक प्रकार के अपने मन की भावनाओं को चित्रित करती है। उस आकृति में वो जेनिफर जो है अपने पति की आज्ञा के अधीन जीवन जी रही है। उनकी आकृति में चीता यानी एक टाइगर बनाती है, जिसमें उस टाइगर में वह अपनी रुकावटों के विपरीत उसे निडर, स्वावलंबी, स्वतंत्र, शक्तिशाली और पराक्रमी दिखती है। उस टाइगर को इस टाइप का बनाती है, वो इस टाइप का दिखे जिस टाइप का वो रहना चाहती है। आंट जेनिफर पुरुष प्रधान समाज और अपने वैवाहिक जीवन की कठिनाइयों से आहत है। आंसर बनेगा यहाँ से। वे इतनी डरी हुई है कि आकृति बनाते हुए उनकी उंगलियां कांप रही है और चोटी सी हुई सुई भी वे पकड़ नहीं पा रही हैं, पकड़ पा रही थी, क्योंकि उनके हाथ में उनके पति की अंगूठी का बोझ था।
मतलब अंगूठी ने बार बार इस बात का, ये फिर आंसर यहाँ से कि वो मैसिव वेट जो है वो किस बात का है, तो वो उनकी रिंग का है जो उनके पति ने उनको दिए। वे इस दबाव को स्थायी मानती थी और कहती थी कि अंगूठी का बोझ उनकी मृत्यु तक रहेगा। उनके द्वारा बनाया गया टाइगर यूं ही उछलता कूदता निडर और स्वतंत्र रहेगा। वो तो स्वतंत्र न रह पाई, लेकिन जीवन भर के लिए वो अंगूठी जब तक वो मरेगी तब तक वो अपने पति की पत्नी बन के रहेगी और उसी के आधिपत्य रहना पड़ेगा। वो कहीं जाने की बात नहीं करी, वो स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात करी आंट जेनिफर टाइगर। बकवास सा पार्ट है, कोई सेंस नहीं इस पार्ट का। पहला क्वेश्चन है पहली यूनिट से, व्हाट इज द काइंड पेन ऑफ एच दैट ए पोएट फील्स। द पोएट फील्स अ डीप इमोशनल पेन एन एच ए primarily stemming from the a realization that her mother is growing old। पोएट इस बात से दुखी थी या इस बात का दर्द उसे हो रहा था कि उनकी माताजी जो है वो स्ट्रीमिंग द रियलाइज दैट हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड, उनकी माँ लगातार बूढ़ी होती जा रही है। अभी पढ़ा आपने, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी से है कि थिंग्स कौन कौन सी चीज़ें, उनकी लिस्ट बना के मेंशन कीजिए कौन कौन सी चीज़ कवि पोएम ने ब्यूटी की बताई है। द सन, द मून, द रील्स, द अर्थ और द ट्रीज। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट से टू अस टू कीप स्टिल। पोएट ने हमें क्या रहने के लिए कहा है, शांत रहने के लिए। द पोएट बिलीव्स दैट स्टिलनेस कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड अदर बेटर। कवि ने कहा है कि शांत रहकर हम खुद को और दूसरों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड अदर बेटर, ये इसका मेन आंसर है। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बॉन्डी ऑफ द अर्थ। ये भी उसी का है। तो बॉन्डी ऑफ अर्थ का क्या बताया है, द पोएट यूजेज इमेज एन एंडलेस फॉर्ट्यून ऑफ इमोर्टल ड्रीम टू डिस्क्राइब द अर्थ्स बॉन्डी। अर्थ की बॉन्डी जो है वो इमोर्टल से बताइए। ठीक है, इमोर्टल मतलब क्या होता है, इमोर्टल मतलब श्रद्धांजलि। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फ्लोक हु हैड पुट अप रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड स्टैंड पर जो लोग दुकानें लगा के बैठते हैं वो उनकी क्या आशाएं रहती है, तो दे वांटेड, वो चाहते हैं सिटी ड्वेलर्स टू स्टॉप देयर स्टैंड बाय समथिंग। वो चाहते हैं कि सिटी के लोग यहाँ आए, रुके और कुछ खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर में जाएगा, वो आगे पीछे है ये क्वेश्चन, ये भी। वाई वाज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। कवि ने वो मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया है, बिकॉज लेट विंटर मून जो है, द लेट विंटर विन लुक्स लेजी एंड ऑब्सकोर, इट लेक शाइन ऑफ स्ट्रेंथ। वह अपनी ताकत, स्ट्रेंथ, चमक यानी शाइन गवा चुका होता है, ऐसा उनकी मदर के चेहरे पे भी दिखता है, इसलिए किया है, इसलिए कंपेयर किया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ट्रबल एंड सफरिंग। ह्यूमन बींग्स की लाइफ में सफरिंग यानी कि दर्द और ट्रबल यानी समस्याएं जो भी है, उलझने हैं, वो क्या है या कैसे कम हो सकती है। तो द रीज़न वाई ह्यूमन लव लाइफ डिस्पाइट ट्रबल एंड हार्डशिप इज़ दैट देयर आर ए ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। उनके जीवन की जो कठिन मेहनत है और उनके जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं, वही चीज़ें उनको दिस ब्यूटीफुल थिंग्स गिव ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस, वही उन्हें सच्ची खुशी दे सकती है। जैसा कि अभी मैंने पार्ट पढ़ाया तब बताया था कि शिक्षकों की दी शिक्षा है कोई पुरानी याद ही उन्हें एक ब्यूटीफुल थिंग्स की तरह लेनी होगी और उसी को याद करके अपने जीवन में हार्ड वर्किंग करनी होगी। अगला है, वाई इज द ग्रैंडियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज ए ग्रैंडियर एसोसिएट विद द माइटी डेड। पराक्रमी योद्धा के बारे में कवि ने क्या कहा है, तो ग्रैंडरी इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज सर्टेन टॉम्स एंड अदर क्रिएचर ऑफ डेथ। हम पराक्रमी योद्धाओं के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो कैसे जान सकते हैं, हम पराक्रमी योद्धा के बारे में जानते हैं क्योंकि सर्टेन मतलब निश्चित, टॉम्स मतलब होता है उनकी समाधियाँ, एंड अदर क्रिएटेड ऑफ डेथ, और दूसरी जो है वो क्रिएशन बना रखी है मृत्यु को लेके, उसके ऊपर हम जानते हैं। जैसे कहते हैं कि समाधि होगी तो हम जान सकते हैं ना ये महान पुरुष रहा होगा हिस्ट्री। हाउ डू डेनिजर्स एंड ए चार्वेलिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। इन दोनों की भाषा में हम इसको किस प्रकार समझ सकते हैं, तो द वर्ड डेनिज एंड ए चार्वेलिक हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द टाइगर एटीट्यूड बाय ए पोर्ट्रिंग देम ऑफ ए फियरलेस, मैजेस्टिक एंड नोबल। ये अभी पोएट ने कहा था कि वो टाइगर को किस प्रकार का बनाना चाहती, स्वावलंबी, निडर, फियरलेस मतलब निडर, मैजेस्टिक स्वावलंबी और नोबेल बनाना चाहती टाइगर को, उसके रूप में उनको देखती है। वो ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, वो भले गुलाम रहेगी लाइफ टाइम अपने पत्नी। लिस्ट द थिंग्स दैट ए कॉज सफरिंग एंड पेन। वो जो पहले आया था अच्छी चीज़ों की थिंग बनानी थी और यहाँ पे बुरी चीज़ों की, तो बैड बिहेवियर, सैडनेस, ग्रीड यानी लालच, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब किस बात के प्रतीक हैं, सफरिंग और पेन के। व्हाट वाज द पोएट चाइल्डहुड फियर। पोएट का बचपन का डर क्या था, वो अपनी मदर को नहीं खोना चाहती थी बचपन से ही। द पोएट चाइल्डहुड फियर वाज दैट हर मदर वुड ग्रो ओल्ड एंड डाई। उनके बचपन में एक ही डर था, उनकी माँ लगातार बड़ी हो रही है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अगला है, ये भी क्वेश्चन है,
वाई इज द स्टैंड एक्सीडेंट सेड ऑफ ए पैथेंटिक। तो द रोड साइड, वो रोड साइड लोग जो रहते थे वो क्या किस बात को लेके, स्टैंड मतलब वही रोड साइड स्टैंड है ना, वहाँ के स्टॉल जो होते हैं उनकी बात हो रही है। तो द रोड साइड स्टैंड एक्सीडेंट्स इन ए डिस्क्राइब ए पैथेंटिक बिकॉज, ये सब क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से आंसर होगा बिकॉज ऑफ इट्स ए पुअर कंडीशन एंड लैक ऑफ कस्टमर्स। वो बहुत ही गरीब हालत में है और उनके पास कस्टमर्स यानी वो ग्राहकों की कमी है। वाई डू मीन बाय द पॉलिस्ड ट्रैफिक, पॉलिस्ड ट्रैफिक क्या है? तो वेल्थी सिटी डिवेलर्स हूँ पास्ट रोड साइड स्टैंड विदाउट स्टॉपिंग। सबसे बड़ा पॉलिस्ड ट्रैफिक ये है कि वहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं, वेल्थी सिटी डिवेलर्स, सिटी के जो पैसे वाले लोग हैं, वो बिना रोड साइड स्टैंड के और रुके हुए वहाँ को पास होके बिना रुके चले जाते हैं ताकि उनका बिजनेस नहीं होता आगे, इस बात को बताया गया है। अगला है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइबिंग एज स्प्रिंटिंग, यंग पेड़ों को डिस्क्राइबिंग स्प्रिंटिंग के लिए क्यों कहा गया? यंग पेड़ हमें दौड़ते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइबिंग एज ए स्प्रिंटिंग टू द सिंबलाइज ऑफ ए रैपिड मैसेज ऑफ टाइम एंड ए वैनिटी ऑफ यूथ। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। वाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, पोएट इस बात की चिंता क्यों कर रही थी जब वो उनके मदर की तरफ देखा? तो वही वो एज्ड हो गई है, ज़्यादा उम्र होगी। सेम आंसर है इसका। द पोएट कमला दास वाज वरीड दैट हर मदर वुड डाई अस एज्ड, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तब वो उनके साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाएगी। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वाज इट मेड, वो जो रोड साइड स्टैंड है वो कहाँ पे स्थित है, उनको कैसे बनाया गया है? तो उनको वही रोड के किनारे स्थित है और वो शेड से बनाया गया है। हाउस सेट से जुड़े हुए, घर के हाउस सेट से जुड़े हुए हैं। द रोड साइड स्टैंड वाज ए लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ओल्ड हाउस एट द एज ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल किनारे बने हुए हैं। इट वाज ए मेड बाय अटैचिंग शेड ऑफ हाउस, वो घर के ही साथ जोड़ के बनाए हुए हैं। एक मतलब आगे एक और ऐसा निकाल के, छत नहीं कह सकते उसको, वो जो बनाए जाते हैं उस तरीके से बने हैं। अगला है व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द इमेज मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वो जो आंट जेनिफर के जो पति हैं उनकी जो वेडिंग बैंड को उन्होंने मेसिव वेट, बहुत ज़्यादा भारी क्यों बताया है? आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ वाज ए बर्डन सम, बर्डन मतलब बोझ होता है, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ उनके लिए बोझ थी इसलिए बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो हर फेयरवेल टू हर मदर वाइल अल्सो ए ट्राइंग लीव हर विथ होप, द पोएट्स स्माइल सिग्निफाइज हर ए हेल्पलेस एंड ए फियर लूजिंग ऑफ हर मदर। सेम आंसर पहले भी, उनकी मदर को खोने के लिए सिग्निफाइज किया था उन्होंने अपनी स्माइल को, सीयू अम्मा बोल के स्माइल इसलिए बताई थी ताकि उनके मदर को खोने का जो डर उनके दिमाग में चल रहा है वो बाहर ना चल के। वाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट इन्वोक से देयर आर कैन बी अंडर प्रेस ऑफ स्टिलनेस। तो द पोएट यूज अर्थ अ सिंबल, मेन आंसर इसका यही अर्थ। पोएट ने इन्वोक स्टिलनेस जो है वो स्थाई अंडर अपार्ट स्टिलनेस मतलब स्थाई किसको बताया है, किस स्थाई का प्रतीक किसको बताया है नेचर में? तो अर्थ को। इसका आंसर सिर्फ अर्थ है, बाकी सब क्वेश्चन है। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट ए पोएट रेफर टू इट, कवि ने जो है वो मतलब बच्चों की जैसे बिहेवियर करना किसको कहा है और कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि ये बेकार है? वाई इज इट वैन, वो ऐसे ही व्यर्थ है। तो द पोएट रेफर टू द चाइल्ड लॉन्गिंग, ये क्यों कहा था पोएट ने कि वो जो स्टॉल खोल के बैठे हैं रोड साइड पे, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे लोग आएंगे रुकेंगे हमसे खरीदेंगे, तो ये बच्चे जैसा स्वभाव है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ये बेकार इसलिए क्योंकि लोग वहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो द पोएट रेफर टू चाइल्ड लॉन्गिंग ऑफ रूरल पीपल हु रन आउटसाइड रोड साइड स्टैंड्स, दिस लॉन्गिंग इज वेन, सबसे बड़ी चाइल्डिश लॉन्गिंग कवि ने इस बात को बताया है कि लोग जो है वो बाहर दौड़ के रोड पे आके अपने स्टैंड लगाते हैं। और दिस लॉन्गिंग इज वेन, ये व्यर्थ हैं बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ए अनरियलिस्टिक एंड ऑफ्टन लीड्स टू ए डिसअपॉइंटेड, वो वास्तविक यथार्थ नहीं है और वो उन्हें निराश ही करेगा। 2024 का जो प्री बोर्ड का पेपर ग्रुप में सेंड किया था उसके क्वेश्चन आंसर आपको देखने हैं, खास करके विस्टास के, वो सारे उसमें से बैठ जाएंगे। एक आउट भी आ जाता है तो आपको पूरी किताब छूट रही है, आराम से चिंता नहीं करना है। 3 नंबर का ही होता है या 2-2 नंबर के 2 होते हैं, 7 नंबर ही आते हैं उससे। पोएट और 2-2 नंबर के मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन भी पोएम के और वो दोनों वहीं से देखने हैं। 3 नंबर के लिए पोएम में मोस्टली आप सेंट्रल आइडिया या मैसेज याद कर लीजिए, उससे आराम से 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। 2-2 नंबर के लिए वो जो 5 पार्ट मैंने स्टार्टिंग में दिए हिंदी को तक, वो देख लीजिए, इसी चैनल पे मिलेंगे। वहाँ से वो 5 पार्ट के 5 क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे। आपको 5 ही करने हैं, 7 आते हैं लेकिन आपको 5 करने हैं, तो पहले पार्ट से लगा के 5 पार्ट तक 5 क्वेश्चन आते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे भी आपका बर्डन कम हो जाएगा। और इसके अलावा सेक्शन बी जो है वो उम्मीद करता हूँ सबका पहले ही क्लियर होगा। सेक्शन ए में आपको पैसेजेस करने हैं, सेक्शन सी की क्लास में दे चुका हूँ और डी की क्लास में भी दे चुका हूँ। तो आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्लास में से अपने कितने क्वेश्चन बैठे और बाकी की क्लासेस में से अपने पेपर में कितने क्वेश्चन बैठे, प्री बोर्ड में से अपने कितने क्वेश्चन बैठे, क्या बेनिफिट रहा आप लोगों को। थैंक यू। बेनिफिट रहे तो बताइएगा ज़रूर।